ग्राफिक डिजाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग है, उसमें कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बेस्ड आता है कि आपको पता होता है कि मुझे थोड़ा सा आई एम क्रिएटिव, तो मुझे डिजाइनिंग में जाना है। बट डेटा एनालिसिस में कैसे इंटरेस्ट आपको आया, और मतलब कैसे, हाउ कैन आई फाइंड आउट कि दिस करियर कैन बी राइट फॉर मी और नॉट? मैं ऐसे नहीं घुसी, मेरे को सोच के नहीं घुसी थी डेटा की फील्ड में। मेरे को बस कोडिंग नहीं पसंद थी, मुझे कोडिंग की जॉब नहीं चाहिए थी, बट मेरे को टेक जॉब ही चाहिए थी बिकॉज मैंने बीटेक किया है। तो मेरे फादर ने बोला कैसे भी करके कोई फील्ड चूज करो और जॉब लो। मैंने ढूंढी फील्ड्स क्या मिल सकती हैं क्या नहीं, तो मुझे मिल गई एक डेटा की फील्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। और मैं यूट्यूब से पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। आज एक्सेल पढ़ूंगी, कल सीक्वल पढ़ूंगी, कुछ ना कुछ मैं पढ़ती गई। मेरे कुछ महीने बिल्कुल वेस्ट हो गए और आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शायद आज भी जीरो पे हूँ और शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस करियर के ऊपर? तो अगर मैं आपको इंटरनल बातें बताऊं तो रिसर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो ये सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए बड़ी बातें बना रहे हैं। आपने एड्स देखी होंगी, एक्सेल विद जनरेटिव एआई, पाइथन विद जनरेटिव एआई। ये सिर्फ कोर्स को महंगा बनाने के लिए होता है। एक्चुअल में आप कोई भी जनरेटिव एआई यूज नहीं कर रहे हो अपनी कंपनी में, एंड दिस इज द फैक्ट। एक डेटा एनालिस्ट इंडिया में कितना अर्न करता है फ्रॉम लाइक 0 टू एकदम 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस में? हाँ, तो अगर मैं आपको फ्रेशर की सैलरी बताऊं तो 1 to 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 8 LP। अगर कोई डिफरेंट अप्रोच है देन की भी नौकरी पे, सब लोग ये बोलते हैं भी नौकरी पे, इंटर्नशाला पे, इंटर्नशिप पे से अप्लाई कर लो, क्या आपके पास कोई डिफरेंट हैक है या कोई तरीका है जिससे जॉब या फिर कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? कोई डिफरेंट तरीका? मेरी सीक्रेट ट्रिक, आज से मैं एकदम 0 लेवल पे हूँ, मुझे आज से 90 डेज का या फिर 60 डेज का या फिर ज़्यादा अगर का बन सकता है, डेटा एनालिसिस का रोड मैप क्या होना चाहिए? जरूर, बहुत बढ़िया रोड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है? Hi guys, welcome back to another episode. So today we have Mansi Goyal, a data engineer at Genpact. इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं उनसे कि क्या डेटा एनालिसिस में हम करियर बना सकते हैं 2026 में, और ये क्या रेलिवेंट है कि नहीं है, या एआई की वजह से इस पे कुछ इफेक्ट आने वाला है। विल फाइंड आउट इन दिस पॉडकास्ट। ऑल्सो क्या राइट रोड मैप होना चाहिए अगर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सो पूरा डेप्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच टिल द एंड, और पॉडकास्ट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वेलकम मानसी टू दिस पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting me. ये honestly मेरा first podcast है. I'm a little nervous, but I'll try to give the best information possible. So मानसी, मतलब बिल्कुल बिगिनर वाला क्वेश्चन ही मैं पूछूंगी एकदम, कि एकदम से बिल्कुल कोई बिगिनर है, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका एग्जैक्टली काम क्या होता है? So आप बस ये समझ लो, हर कंपनी के पास हर जगह डेटा है। तो एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है उस डेटा का सेंस बनाना। बस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बस आपके पास डेटा आएगा और आपको उसे एक स्टोरी बतानी है। आपको बताना है कंपनी सही कर रही है, गलत कर रही है, और क्या उनको रिकमेंडेशंस हैं आपकी तरफ से कि कैसे करना चाहिए काम, कैसे नहीं करना चाहिए। डेटा एनालिस्ट का काम बस इतना ही होता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो काफी सिंपल ही हो गया। जैसे डेटा वर्ड सुन के ऐसा लगता है ना कि भाई कोई डेटा मतलब कोई एक्सेल शीट है जिसमें बहुत सारा डेटा हमारे सीनियर ने हमें दे दिया है और उसको एनालाइज करने के लिए हमें बोल दिया है। तो ये समझ तो आ रहा है कि ओके दिस इज़ व्हाट डेटा एनालिसिस इज़, बट फ्रॉम बिल्कुल दूर से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग है, उसमें कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बेस्ड आता है कि आपको पता होता है ओके मुझे थोड़ा सा आई एम क्रिएटिव, तो मुझे डिज़ाइनिंग में जाना है। बट डेटा एनालिसिस में कैसे इंटरेस्ट आपको आया, और मतलब कैसे, हाउ कैन आई फाइंड आउट कि दिस करियर कैन बी राइट फॉर मी और नॉट? पहले तो मैं आपको इस फील्ड के बारे में अच्छी चीज़ें बताती हूँ, क्या क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आपने कहा कि डेटा हम सुन के ऐसा लगता है थोड़ा बोरिंग होगा, कई लोगों को ऐसा लगता है डेटा क्लीनिंग का ही पूरा काम होता है या पूरा समय डैशबोर्ड ही बनाना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इस फील्ड में घुसने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये फील्ड कितनी ज़्यादा ऑसम है। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक फील्ड में आना है, आपको थोड़ा टेक पे काम करना है, तो यहाँ पे सीक्वल भी है, आपको पाइथन भी सीखनी पड़ेगी, तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें भी होंगी। बट आपको थोड़ा ग्राफिक चीज़ें भी जाननी है, थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट भी है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आपके लिए पावर BI भी है, एक्सेल भी है। एंड बिलीव मी, एक्सेल में सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, एक्सेल में डैशबोर्ड्स भी बनते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी चाहिए। तो आप इस फील्ड में अगर घुसोगे तो आपके पास हर ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कई लोग जाते हैं तो पूरा समय कोडिंग देख के बोर हो जाते हैं, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओगे तो सिर्फ डिज़ाइन कर करके बोर हो जाओगे। ये फील्ड मेरा अकॉर्डिंग इसीलिए बेस्ट है बिकॉज इट्स द बेस्ट ऑफ
ऑल द वर्ड्स। एंड अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ आपको, मैं ऐसे नहीं घुसी, मैं कुछ सोच के नहीं घुसी थी डेटा की फील्ड में। मेरे को बस कोडिंग नहीं पसंद थी, मुझे कोडिंग की जॉब नहीं चाहिए थी, बट मेरे को टेक जॉब ही चाहिए थी बिकॉज मैंने बीटेक किया है। तो मेरे फादर ने बोला कैसे भी करके कोई फील्ड चूज करो और जॉब लो। मैंने ढूंढी फील्ड्स क्या मिल सकती हैं क्या नहीं, तो मुझे मिल गई एक डेटा की फील्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। ओके, मतलब रैंडमली ऐसे पिक कर लिया आपने कि इस करियर में जाना है? हाँ, लाइक मेरे को एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि मैं फील्ड एक्सप्लोर ही कर रही थी कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, तो उसने मुझे कहा डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है, सिंस यू आर वेरी क्रिएटिव, तो पावर बीआई डैशबोर्ड में क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस फील्ड को एक्सप्लोर करो। और एक्सप्लोर करते ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो इसको थोड़ा सा और Yes. डेप्थ में समझते हैं। जैसे आपने बताया कि आप बीटेक कर हाँ. रहे थे आई गेस कंप्यूटर साइंस से, तो हाँ. आपको कोडिंग में नहीं Yes. जाना था। जैसे मैं भी Yes, बिल्कुल बैचलर्स कर रही थी कंप्यूटर साइंस में, मुझे भी कोडिंग में नहीं जाना था, तो मैंने मार्केटिंग चूज करी। Same आई story. चूज डिजिटल मार्केटिंग, आपने डेटा एनालिसिस चूज करा। Yes. देन फिर मतलब बीटेक के बाद किस तरह से आपका पूरा रोड मैप रहा? मैं चाह रही हूँ कि इसी से हमें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो बिल्कुल इसमें आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनको क्लियर हो जाएगा कि ओके आपने ये वाला पाथ चूज किया था, तो दे कैन रिलेट विद दैट। मैं अपनी गलतियां भी यहाँ पे आपको बताऊंगी ताकि आप मेरी गलतियां ना करो जो मैंने की थी। तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज़ यूट्यूब। मैंने ढूंढा डेटा एनालिस्ट क्या होता है, क्या करते हैं, क्या रोड मैप है, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे टूल्स आ गए, मैं नोट डाउन करती गई और मैं यूट्यूब से पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। आज एक्सेल पढ़ूंगी, कल सीक्वल पढ़ूंगी, कुछ ना कुछ मैं पढ़ती गई। मेरे कुछ महीने बिल्कुल वेस्ट हो गए और आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद आज भी ज़ीरो पे हूँ और शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। उस टाइम मेरे को एक वेबसाइट मिली 365 डेटा साइंस, मैं अपने चैनल पे बताती रहती हूँ इसके बारे में। वहाँ पे मैंने स्टडी किया शुरू से लेकर एंड तक एंड सब चीज़ें कवर हो गई। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यस, इसीलिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। कोर्स लो, तभी आप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फॉलो कर पाओगे, तभी आपको पता लगेगा यस ये सब चीज़ें मेरी हो गई हैं एंड मेरे पास अब सर्टिफिकेशन है प्रूफ करने के लिए कि ये सारी चीज़ मेरी हो गई है। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मी वॉज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। उसी से मुझे लगता है मेरी एक अच्छी जॉब लगी। फिर मैंने वो किया, फिर मैंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देखी एंड सरप्राइजिंगली मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप डेटा साइंस में थी। कैन यू इमेजिन, मैं डेटा साइंस इंटर्न बनी थी। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया डेटा साइंस तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे मॉडल बना रहे थे और कुछ और कर रहे थे, मेरे सर के ऊपर से गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया मैं गलती से भी डेटा साइंस में नहीं घुसूंगी, डेटा एनालिस्ट इज़ द वन फॉर मी। फिर मैंने लिंक्डइन पे जॉब्स वगैरह ढूंढनी शुरू की। मुझे एक और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली एट जनपैक्ट, जहाँ पे मैं अभी करंटली हूँ। मुझे इंटर्नशिप मिली, फिर वहीं से मुझे प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया कि हाँ अब आप जॉब के लिए भी आ सकते हो। और यही मेरी जर्नी थी। फिर मैं अगले 2 साल से, फिर मैं पिछले 2 साल से जनपैक्ट में ही हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट मतलब सैलरी स्ट्रक्चर, अगर हम जाने इसका कि इंटर्नशिप में आप हाउ मच आर यू अर्निंग, इफ यू आर कंफर्टेबल विद शेयरिंग। इम्पोर्टेंट बात, सबको यही जानना होगा। आई एम श्योर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी यही जानना होगा, और जो एकदम नए स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली भी क्या आपका पूरा सैलरी रोड मैप रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है फ्रेशर्स की सैलरी टॉपिक के अराउंड स्पेशली। तो इंटर्नशिप में ना इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डेटा की फील्ड में। जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो डेटा साइंटिस्ट वाली, उसमें मुझे मिले थे 15,000 रुपीज़, बस 15,000 रुपये मिले थे। मैंने 1 महीने की इंटर्नशिप की थी, दैट वॉज इट फॉर द डेटा साइंस। फिर उसके बाद जब मैंने जनपैक्ट में इंटर्नशिप की तब मेरे को मिले थे 10,000 रुपीज़, बस इतना ही मेरा वो था। मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट सैलरी भी मेरी रिवील की है, तो आप चाहते हो तो मैं वो भी बता सकती हूँ यहाँ पे। तो मेरी फर्स्ट सैलरी थी 6.6 LPA एज अ फ्रेशर, जो अगर मैं अब जॉब ओपनिंग्स देखती हूँ तो वहाँ पे नहीं लिखी होती है, बट सैलरी निगोशिएशन करने का भी एक तरीका होता है, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा भी पैसे मिल सकते हैं।
तो अगर सैलरी की बात करें, एक डेटा एनालिस्ट इंडिया में कितना अर्न करता है फ्रॉम लाइक 0 टू एकदम 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस में? स्टार्टिंग का तो सब बता देते हैं कि ओके इतने पे आपको इतना पैकेज मिल जाएगा, बट थोड़ा सा मैं चाहती हूँ दूर का भी आप बताओ उसमें, इफ़ यू हैव रेफरेंस कि हाँ आप जनपैक्ट में काम करते हो तो सीनियर्स होंगे आपके जो थोड़ा सा पैकेज से आप फेमिलियर होंगे कि 10 ईयर्स में आप इतना तक एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज। श्योर मैं अपने बहुत सीनियर से बात करती रहती हूँ एंड मैं वो लाइन जरूर क्रॉस करती हूँ। सैलरी मैंने पूछी हुई है। तो अगर मैं आपको फ्रेशर बताऊँ, हाँ, तो अगर मैं आपको फ्रेशर की सैलरी बताऊँ तो 1 to 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 8 LP। आफ्टर 2 ईयर्स तो 2 to 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 12 LP तक आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12 to 15 LP तक जाएगा टिल 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जाते ही स्काई इज द लिमिट। बिलीव मी, अगर आप बस स्किल्स गेन करते हो ना तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैंने देखे हुए हैं, मेरे कई अलग अलग सीनियर्स हैं जिनके अलग अलग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। जस्ट बिकॉज एक इंसान का एक ही कंपनी में एक्सपीरियंस है और कई लोग स्विच करके आए हैं तो उनकी सैलरी पैकेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डेटा के फील्ड में आपको कोई भी स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि कितने पैसे मिलेंगे और कितने नहीं। बस आपको ये देखना है कि आप लेवल अप करते जाओ, स्किल अपनी बढ़ाते जाओ, कंपनी स्विच करते जाओ तो पैसे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। ओके, सो एवरेज वी कैन से कि 15 LPA के आसपास तो आप 5 साल के एक्सपीरियंस के आसपास आप पहुंच जाओगे। आफ्टर दैट आपके स्विच के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। एंड मुझे लगता है यस 15 LPA तो आराम 50 LPA तक इजीली आप जा सकते हो। बट इसमें भी थोड़े हेट कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं इसमें थोड़ा डिस्क्लेमर डालना चाह रही हूँ कि वो डिपेंड करता है आपकी स्विच की फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में ज़्यादा टाइम रहोगे तो वो फिर कितना ही % इंक्रीज हो पाएगा। अगर आप अलग अलग स्विच मारते हो तो वो डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा आ जाता है। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। ठीक है, AI के अराउंड बहुत सारे रोल्स हैं जो हम सुन रहे हैं कि भाई ये वाला रोल AI रिप्लेस कर देगा, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं। बट हम लोगों को पता है, आपको पता है, आप इस प्रोफेशन में हो तो आपको पता है क्योंकि AI एज अ किस तरह का रोल प्ले करने वाला है। बट जो एकदम बैकग्राउंड, जो एकदम बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो इस करियर में आना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना वो थोड़ी सी फियर क्रिएट हो जाती है उस चीज़ की वजह से। वो इस तरह के हुक्स देखते हैं ना वीडियोस में कि अपने ये डेटा एनालिसिस का करियर तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये क्लॉड आ गया है, ऐसे आ गया, वैसे आ गया। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि AI का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस करियर के ऊपर? अगर मैं आपको करंट स्टेटस बताऊं AI से रिलेटेड डेटा की फील्ड में, तो बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है। तो अगर मैं आपको इंटरनल बातें बताऊं तो हम लोग AI पे सिर्फ अभी रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे टूल्स को रिप्लेस करने वाली या कोई इंसान को रिप्लेस करने वाली चीज़ें नहीं हुई हैं। कंपनी ना ऐसे ही किसी भी AI पे ट्रस्ट नहीं करती अपना डेटा देने के लिए। अगर आप डेटा फील्ड में आ रहे हो तो सबसे पहले आप यही पढ़ोगे कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है। तो आप ऐसे ही किसी भी AI में अपना डेटा नहीं डाल सकते हो। तो कंपनी में भी ना, आप मानोगे नहीं, हमारे ऑफिस के लैपटॉप में क्लॉड, ChatGPT ये सब बैन है। आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। आप फ़ोन से थोड़ा बहुत हम साइड में जो कर लेते हैं तो वो हम कर सकते हैं, बट ऐसे कंपनी नहीं आपको प्रमोट करेगी आप AI यूज़ करो या इस काम में AI डाल दो। तो बिलीव मी, AI अभी तो करेंटली बिल्कुल भी नहीं है डेटा की फील्ड में। बट मैं आपको ऐसा भी नहीं कहूँगी फ्यूचर में नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। और हम सब वो AI सीख लेंगे और अपने काम में उसे यूज़ भी करेंगे। यूज़ करना अलग होता है, रिप्लेस करना अलग होता है। हम सिर्फ AI यूज़ करेंगे, हम रिप्लेस नहीं होंगे। जैसा अभी मुझे फ्यूचर ट्रेंड्स दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये इजीली कह सकती हूँ आपको। ओके, स्क्रीनशॉट एज इन आप ये कह रहे हो जैसे मैं करती हूँ ऐसा, कोई भी PDF या कुछ भी होता है ना तो मैं स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT में पेस्ट कर देती हूँ कि मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताओ। तो ऐसा कुछ लोग भी करते होंगे। यस हम यही करते हैं। थोड़ा हमें जो हेल्प वगैरह चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल मैं AI को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं ये डैशबोर्ड बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल HR डैशबोर्ड बना रही हूँ। तो मेरे को ना ये KPI मेजर्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या इसका और अच्छा रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं AI का ऐसे यूज़ करती हूँ। फिर मुझे लगता है कोई मेजर मुझसे नहीं लिखा जा रहा, SQL क्वेरी मुझसे नहीं हो रही, तो मैं ChatGPT को
बोल देती हूँ कि थोड़ा इसको ठीक कर दो। तो एज अ फ्रेशर, एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आप ये करोगे, कर सकते हो आराम से। बट बिलीव मी, आप जानते भी होगे कि आपको इंटरव्यू में एआई यूज करने नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भी एआई से मत डरो। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो ये सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए बड़ी बातें बना रहे हैं। आपने एड्स देखी होंगी, एक्सेल विद जनरेटिव एआई, पाइथन विद जनरेटिव एआई। ये सिर्फ कोर्स को महंगा बनाने के लिए होता है। एक्चुअल में आप कोई भी जनरेटिव एआई यूज नहीं कर रहे हो अपनी कंपनी में, एंड दिस इज द फैक्ट। तो इन स्कैम्स में मत फंसना। ऐसे कोर्सेज जो आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि हम डेटा टूल्स के साथ एआई टूल्स भी करवा रहे हैं, तो वहां मत फंसना। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू। ओके, बिल्कुल। ऐसी एड्स तो मतलब मेरी वीडियो इसी ऐड पे ही, मतलब इसी वीडियो पे ही वो ऐड आ जाएगी कि आप क्लॉड का ये सीख सकते हो एक्सेल में, प्लस जो डेटा इंटीग्रेशन आप कह रहे, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ आएगी, गारंटी। ओके, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे थे, आपने मेंशन किया, तो उस पे तो अभी हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक एग्जांपल से आप अगर इस चीज़ को और क्लियर कर सको, फॉर ऐसे रेफरेंस देने के लिए कि मतलब पूरे दिन में आप मतलब किस तरह का डेटा एनालिसिस होता है। जैसे आप कह रहे हो कि डेटा मिलता है, उसको डेटा के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है, या फिर एक डेक बना के देना है, या डैश बना के देना है, बट वो यूज़ कैसे होता है। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री समझ तो आ गई, बट वो उसका अप्लाई कैसे होगा, हाँ, ऊपर से जा कि रहा उसका है। एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। तो अगर आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल से थोड़ा और इजी वे में समझा दोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा सबको, और मुझे भी। ठीक है, जरूर, मैं आपको बताती हूँ। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक आइसक्रीम ब्रांड है, समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमूल ब्रांड है। तो हम उनकी सेल्स का एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे पास उनका सेल्स का डेटा है। इस साल की पूरी सेल्स है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम डेटा है हमारे पास। कौन सी आइसक्रीम किस शहर में बिकी है, कितनी ज़्यादा बिकी है, किसने सबसे ज़्यादा हमें पैसे बना के दिए है, कौन सी लॉस में गई है। तो आप इसका ही एनालिसिस करके दोगे कंपनी को। अगर अमूल जैसी बड़ी कंपनी को देखना होगा कि उनकी बेस्ट सेलिंग आइसक्रीम क्या है, तो वो ऐसे ही हर शॉप के पास जाके कॉल तो नहीं करेंगे कि हमें बता दो कि कितनी कौन सी आइसक्रीम बेस्ट सेलर थी, कौन सी नहीं थी। तो आप समझ रहे हो के। तो यही ना डेटा एनालिटिक्स होता है। आपको बस ऐसे ही डेटा मिलेगा और आपको उनसे ना सब ढूंढ के बताना है कि बेस्ट सेलिंग चीज़ क्या थी, वो सेलिंग चीज़ क्या थी, सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से शहर में आई, कौन से मंथ में आई। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है, ये आपको बिजनेस देता है, ये आपको स्टेक होल्डर्स देते हैं, वो बिजनेस एनालिस्ट देते हैं। वो आपको बताते हैं कि हमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। फिर आप एक बहुत सुंदर डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हो। पीछे ना बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट इन ऑल यही काम होता है कि हमें बस समझना होता है, क्वेश्चंस का आंसर करना होता है डेटा से रिलेटेड। होपफुली थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ग्राफ से ना ये देखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि कौन से मंथ में कितनी सेल्स हैं। तो इसीलिए हम इन ऑल एंड में जाके डैशबोर्ड बनाते हैं। होपफुली सबको समझ में आ गया एंड होगा। ये फर्दर, ये जो डैश है, ये डेटा है, ये फर्दर बिजनेस एनालिस्ट के पास जाता है, एंड ये बिजनेस एनालिस्ट हाँ, फिर इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं एक तरह से। ओके, जो Yes. तो पूरा यस, मोस्टली बड़ी कंपनी में यही होता है, नहीं तो कई बार डेटा एनालिस्ट को भी प्रेजेंट करना Okay. पड़ता है। अच्छा, तो इंट्रोवर्ट्स जैसे जो थोड़ा सा उनको इस टाइप का करियर चाहिए जिसमें ज्यादा लोगों से बात ना करनी पड़े, क्योंकि लोगों से इंट्रोवर्ट्स के साथ हाँ. होता है ना कि ज्यादा लोगों से बात करके ना वो जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। तो उनके लिए अच्छा है ये करियर Yes. कि नहीं है फिर? टू बी ऑनेस्ट विद यू, थोड़ा तो डिफिकल्टी होगी, बिकॉज टीम कोलैबोरेशन तो आपको पता ही होगा, हर कॉर्पोरेट जॉब में चाहिए। इंटरनल मीटिंग्स होती है, कॉन्वर्सेशंस होती है, करना पड़ता है। एंड अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मैं भी इतनी अच्छी नहीं थी प्रेजेंटेशन में, पब्लिक स्पीकिंग में। मैं अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, उन्होंने मुझे रिसर्च वर्क की बहुत बार ड्यूटी दी है। मैं कोई भी पावर बीआई में अपडेट्स आती हैं, कोई भी फैब्रिक में अपडेट्स आते हैं, कोई भी टूल्स में अपडेट्स आते हैं, तो मैं वो पढ़ती हूँ और पूरे टीम को प्रेजेंट करती हूँ। तो बिलीव मी, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो तो थोड़े इश्यूज आएंगे, बट इतने भी ज़्यादा नहीं आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। थोड़ा बहुत आप सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, फील्ड में आपको मज़ा आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप आ सकते हो। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आ रही हूँ और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे हम कॉलेज की बात कर रहे थे आपकी, कि आपके पापा ने आपको बोला कि कोडिंग नहीं पसंद है तो कोई करियर चूज कर लो, तो आपने ये करियर चूज कर लिया। फिर आपने यूट्यूब पे सर्च करा,
पूरा देन आपको एक वेबसाइट पता चली 365 यस 365 डेटा साइंस। ओके 365 डेटा साइंस आपने कोर्स लिया, Yes. पूरा प्रिपेयर करा, पोर्टफोलियो बनाया आपने। हम्म। ओके इसमें जैसे कि पूरे प्रोसेस में कुछ मिस्टेक्स जैसे आप बता रहे थे कि हाँ डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी हाँ। कि मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो सबसे पहले तो यही है कि आपको पर्सनल प्रोजेक्ट बनाने हैं। ये मिस्टेक मैंने नहीं की थी, बट मैं अभी इतने सारे काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो मुझे पता है फ्रेशर्स ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। अब वो यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स देख लेंगे, फॉलो कर देंगे और अपने रेज्यूमे में ऐड कर देंगे। बट मेरे को लगता है मेरा सिलेक्शन होने का चांस इसलिए बहुत ज़्यादा था बिकॉज मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए थे। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो, डेटा एनालिटिक्स छोड़ के कोई और भी सीखते हो, तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तभी आपको टेक्निकल स्किल्स आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स में कन्वर्ट हो पाएगी। तो एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाना। सेकेंडली जो मैं आपको बोलूँगी, थोड़ा ना एआई का यूज़ कम करो। ये फिर मैं वही बात बोलूँगी कि मैंने ये गलती नहीं की थी, उस टाइम एआई नहीं आई थी। बट आपको भी पता होगा अब ना फ्रेशर्स ये गलती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो एआई का हर जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो एआई से लिखवा लेंगे। वो प्रैक्टिस करते समय कुछ नहीं हो रहा है, आप ही करते हो अरे अगर कोई फील्ड में हम आ गए हैं ना तो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता है, बट अगर कोई आप फील्ड में एंटर कर रहे हो ना तो उस टाइम आप ये गलती नहीं अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है। उसको लगता है कि हमें हेल्प तो मिल ही जाएगी, थोड़ा चिल हो जाते हैं। तो चिल बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने प्रिपरेशन जर्नी में कभी भी एआई का ऐसे यूज मत करना, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ये दो मिस्टेक्स जरूर अवॉइड करना, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके ठीक है। Yes. एआई यूज नहीं करना है। नहीं जैसे मेरी तो फील्ड भी नहीं है, ये मेरा तो प्रोफेशन नहीं है, तो मैं वंस इन अ वाइल यूज करती हूँ। बस जैसे मुझे कुछ वी लुकअप या इस टाइप को कुछ यूज करना है जो मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं यूज करती हूँ वंस इन अ वाइल। अदरवाइज तो मैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है उसमें मैं कभी एआई से आइडियाज नहीं लेती कभी भी। मुझे कुछ भी ऐसा काम करवाना होता है ना जिसमें मेहनत लगेगी, अपार्ट फ्रॉम सोचना, स्ट्रेटेजी बनाना, उसमें मैं एआई से कराती हूँ कि ये बना के दे दे मुझे, वो बना के दे दे। बट जो आइडिया होता है वो मैं आई एम मेक श्योर कि वो मेरा ही हो, ताकि पर्सनलाइज हो मेरा भी। ऐसे तो पूरा स्ट्रेटेजी भी हम सब कुछ उसी से बनवाने लग जाएंगे फिर तो नहीं, आपके पास जॉब है ना, आप इतना करवा सकते हो। मैं आपको सही बता रही हूँ, फ्रेशर्स को इतना भी नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। पता है हम आराम से कर लेते हैं। अब मैं भी हूँ, मैं एआई का यूज कर लेती हूँ, मैं ओपनली बोल रही हूँ, मैं डैक्स लिखवा लेती हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए होती है विजुअल में मैं आराम से यूज कर लेती हूँ। बट अगर आप एंट्री कर रहे हो ना तो आपको इंटरव्यूअर एआई यूज करने नहीं देगा, आपको वहां पे थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो अभी भी आपको थोड़ी सी भी हेल्प नहीं लेनी है, ताकि आप एआई के सहारे ना हो जाओ। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एआई के अभी वर्ल्ड में ना अगर कोई ऐसा बोलेगा एआई की हेल्प मत लो, तो आप उसको बोलोगे ये क्या बोल रहा है, मतलब क्यों बोल रही है, हम तो लेंगे, एआई आ गया तो हेल्प क्यों ना ले। बट बिलीव मी, मत लेना। फ्यूचर में जाके आपको इंटरव्यूज जब होंगे ना, आप मुझे थैंक यू बोलने जरूर आओगे। नहीं तो ईमेल कर देंगे आपको। अरे हाँ जरूर, ईमेल कर दो, कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, आई एम देयर फॉर यू। ओके ओके वंडरफुल। कोई बैकग्राउंड की जरूरत है कि अगर मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का है लेट्स से, और मैं अब डेटा एनालिस्ट बनना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? आप किसी भी फील्ड से एंटर कर सकते हो, बट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। आप ऐसे 12th के बाद एंटर नहीं कर सकते, डिग्री ले लेना, किसी भी फील्ड की चलेगी। आपको बस ये स्किल्स गेन करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंट्री मिल जाएगी, नो वरीज एट ऑल। ओके अगर मुझे आज से, मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ, मुझे आज से 90 डेज का या फिर 60 डेज का या फिर ज़्यादा अगर का बन सकता है, डेटा एनालिसिस का रोड मैप क्या होना चाहिए? इजी, एकदम इजी टू इंटरमीडिएट लेवल। जरूर, बहुत बढ़िया रोड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गूगल डेटा एनालिटिक्स कोर्स से। गूगल या फिर IBM, आप कोई भी ले सकते हो। ये कोर्स ना फाउंडेशनल कोर्स होता है, तो आपके बेसिक बिल्डिंग हो जाती है। अगर आप टेक से हो, आप नॉन टेक से हो, तो दोनों फील्ड वाले लोगों के लिए बेस्ट होता है। मैंने खुद से पर्सनली गूगल किया हुआ है, तो मैं वही रेकमेंड करूंगी। सेकेंड कोर्स आपको करना पड़ेगा 365 डेटा साइंस, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने पहले किया था, बट अब मैं आपको बाद में रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना आप मीडियम टू एडवांस लेवल की सारी लर्निंग्स कर लोगे। इन दोनों कोर्सेज के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा।
इधर से नहीं कुछ पढ़ना, उधर से कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 2 करना, बस आप रेडी हो गए। टेक्निकली आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, स्टैट्स, मैथ, सारे टूल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। मैंने बहुत सारे कोर्सेज के रिव्यू किए हुए हैं, मुझे पता है आजकल मार्केट में क्या रियलिटी चल रही है। लोग 30,000, 40,000, कैन यू बिलीव 3-3 लाख के कोर्सेज होते हैं डेटा एनालिटिक्स में। एंड मैंने बहुत स्कैम सीख लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बेस्ट है। कोई स्पॉन्सर नहीं है, आपको भी कोई पैसे नहीं मिले होंगे, मुझे भी कोई पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपको यूट्यूब से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। यस, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था यूट्यूब से मत बनाना, पर मैं वो नहीं कह रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब प्रोजेक्ट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, हर फ्रेशर को बनाने ही चाहिए। उसके बाद आपको पर्सनल प्रोजेक्ट बनाने हैं। अराउंड मैं अपने सेशंस में सबको ये बताती हूँ कि 8 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाना। एक डेटा एनालिस्ट को 4 मेन स्किल्स चाहिए, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन एंड सीक्वल। ये 4 टूल्स है। इन चारों में आपको 2-2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं यूट्यूब से, तो 8 आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और यही आपका गोल्ड होगा, ठीक है। आपको यही आपके अपने रेज्यूमे में ऐड करने हैं। रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड करना और फिर अप्लाई करना शुरू कर देना। इतना ईजी आपको प्रोसेस होगा। गूगल कंप्लीट करने में आपको 2 महीना लग सकता है, डिपेंडिंग आप कितनी जल्दी पढ़ते हो, कितना टाइम देते हो। 365 डेटा साइंस कंप्लीट करने में भी आपको 1 से 2 महीने लगेंगे, तो अराउंड 3 to 4 मंथ आप मान लो आपकी पूरी लर्निंग होगी। प्रोजेक्ट्स बनाने में आपको 1 महीना लगेगा और फिर आप अप्लाई करना शुरू कर देना। आई नो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग लग सकता है, फ्रेशर्स को थोड़ा लगता है लॉन्ग, बट बिलीव मी, अगर आप धीरे धीरे सब चीज़ें फॉलो करोगे, सच्चाई से फॉलो करोगे, डेटा एनालिस्ट बनना उतना मुश्किल नहीं होता है। जितना टाइम दोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही था मेरी तरफ से रोड मैप फ्रेशर्स के लिए। मेरे हिसाब से मुश्किल पता है क्या होता है, मुश्किल ये नहीं होता कि रोड मैप क्या होगा। रोड मैप वीडियोस तो यूट्यूब पे हमें मिल जाती है। मुश्किल तब आती है जब डेटा एनालिसिस के अराउंड में हमारा कोई ग्रुप ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ अकेले हैं। मतलब मुझे इंटरेस्ट है, मेरे पूरे ग्रुप में, पूरे कॉलेज के ग्रुप में, मेरे घर में कोई भी इसके अराउंड कोई भी नहीं है, और मैं ऑनलाइन सीखे जा रही हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए मुझे, मतलब ताकि मेरा नेटवर्क हो, क्योंकि जब तक नेटवर्क नहीं होगा, जैसे आप हो, तो मुझे, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता है ओके डेटा एनालिसिस में अच्छा करियर है, आई नो मानसी, शी इज़ डूइंग ग्रेट, ऐसे कुछ करके, तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास। तो कितना इस केस में क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इस केस में आपको मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं आपकी पर्सनली भी हेल्प कर सकती हूँ। एंड हमारे पास पूरी कम्युनिटी है डेटा फील्ड की, तो हाँ एग्जैक्टली यही मैं चाह रही थी कि हाँ, ऐसी कम्युनिटीज या फिर कोई इवेंट्स जो हम अटेंड करके हमारा, ताकि एक नेटवर्क बन जाए उसी के अराउंड का। डेफिनेटली। मैं अगर यहाँ पे आपको अपनी चीज़ें बताऊँ जो मैं ऑर्गेनाइज करवाती हूँ, मैं वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। एंड उसमें यही होता है कि हम ग्रुप ऑफ पीपल मीट जो डेटा के फील्ड के हैं, मैं उनको कोई ना कोई नॉलेज देती हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग वर्कशॉप्स की थी, तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बनाए कैसे, कहाँ से चीज़ें लाए, हर चीज़ जो प्रॉब्लम होती है वही मैंने सॉल्व करवाई। वर्कशॉप थी 2 घंटे की, बहुत मज़ा आया। हम लोग एंड में ना, लास्ट में आधा घंटा 45 मिनट्स हम डिस्कशन करते हैं, आपस में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मतलब क्वेश्चंस तो वही पूछते हैं, आंसर मैं करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनको ना आपस में लोग पता लगते हैं, कितनी अलग अलग लोगों की सर्कमस्टांसेस हैं। कई लोग मैरिड हैं, कई लोग अनमैरिड हैं, कई लोग स्विच कर रहे हैं, कई लोग फ्रेशर्स हैं, कई लोग टेक, नॉन टेक। और जब आप अपने आसपास ऐसे लोग देख लेते हो ना, आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको रिलैक्स्ड फील ज़रूर होगा अगर आप उन लोगों के ग्रुप में जाओगे जो लोग डेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो लोग को खुद डेटा की फील्ड में एंट्री चाहिए। तो इफ़ यू आर फीलिंग लोनली या फिर आपको ऐसा कोई ग्रुप चाहिए, आप मेरे पास आ सकते हो, तो वो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी आराम से। बिल्कुल, मैं ये चाह रही थी कि एक ग्रुप होना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक बार मैं भी सोच रही थी, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस होती हैं। Yes, तो मैं नहीं हाँ। चाह रही थी कि मैं एक ही ग्रुप में हर टाइप की कैटेगरी को डाल दूं। तो हाँ, मैं यही चाह रही थी कि आप ही बता दो कि आपके पास ऑलरेडी एक ग्रुप है, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो इंटरेस्टेड है, तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर सके, ताकि उनको भी एक बार थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा ब्रॉडर वे में वो देख सकें इन चीज़ों को। डेफिनेटली एकदम सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जैसे आप बता रहे थे कि एसक्यूएल और पावर बीआई ये सब सीखना पड़ेगा, तो इनमें कोडिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है या विदाउट कोडिंग चलेगा?
डेटा एनालिटिक्स की ना कोडिंग बहुत ज़्यादा अलग होती है। ये ना हार्डकोर कोडिंग टाइप नहीं होती है कि आपको डीएसए करना पड़ेगा, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। बिलीव मी, मेरे से ज़्यादा कोडिंग हेटर, या फिर हेटर क्या बोल लो, मुझे आती ही नहीं है तो मैं हेट ही करूंगी। तो कोडिंग हेटर कोई नहीं मिलेगा कि मेरे से कोडिंग नहीं होगी, हाथ जुड़वा लो। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो ऐसे हैं। तो डेटा की फील्ड में ऐसे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। बट अगर आप बोलो कि सीक्वल, पाइथन ये भी नहीं हो रहे, क्वेरीज भी रन नहीं हो रही, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये चीज़ें तो होंगी, सीक्वल में क्वेरी होती है तो एक ये लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, और पावर भी यही है, ये भी एक लैंग्वेज होती है। बट आप इसमें कोडिंग नहीं करते हो, आप डेटा क्लीनिंग करते हो, डेटा मैनिपुलेशन करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, बस कोडिंग बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आप कोडिंग से डरते हो तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कोडिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई इंटर्नशिप हैक आप बता सको, जैसे कोई किसी ने ये वीडियो देखी और आपने जो रोड मैप बताया, उन्होंने कोर्स ले लिया, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट अब अगर कोई डिफरेंट अप्रोच है देन कि भी नौकरी पे, सब लोग यही बोलते हैं भी नौकरी पे, इंटर्नशाला पे, इंटर्नशिप पे से अप्लाई कर लो, क्या आपके पास कोई डिफरेंट हैक है या कोई तरीका है जिससे जॉब या फिर कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? कोई डिफरेंट तरीका हो या कोई ऐसी अप्रोच जो आपके लिए काम कर रही हो? तो अभी मैं रिसेंटली लोगों को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम रील्स पे बोलते देखती हूँ कि मैसेज करने से, रीच आउट करने से जॉब्स नहीं मिलती है। मैं अगर आपको मेरी जर्नी बताऊं, मेरी इंटर्नशिप भी, मेरी जॉब भी सब मैसेज करने से ही लगी है। ठीक है, नेटवर्किंग इज द किंग, ये आप लाइन याद रख लो। अगर आप सही लोगों से कनेक्ट करते हो ना, जैसे मैंने अभी आपसे कनेक्ट किया, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो हमारा अभी एक कनेक्शन बन गया, बॉन्ड बन गया। लिंक्डइन पे कनेक्ट करने से एक बॉन्ड नहीं बनता है, थोड़ा आपको एक स्टेप तो आगे जाना पड़ता है। तो अब मैं आपसे कभी भी कोई हेल्प मांगूंगी, आपकी कंपनी में मैं आना चाहूंगी, या फिर आप मेरी कंपनी में आना चाहोगे कभी भी, तो ऑफ कोर्स वी विल बी देयर फॉर ईच अदर। तो यही मैं एक बहुत बड़ी टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप नेटवर्किंग करते हो ना, सही लोगों से मिलते हो, सही लोगों से जुड़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आज के टाइम पे भी। बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, मेरे पास भी जब रेज्यूमेज आते हैं लोगों के तो बल्क में आते हैं, क्योंकि एक पोजीशन के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं, तो हम कैसे चूज करें। तो जो रेफरल से हमारे पास रेज्यूमेज आते हैं, सबसे पहले वो ही चेक होते हैं। अगर उनमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जो बाकी लोगों ने इजी अप्लाई करके अप्लाई किया है उनको देख लेते हैं। बट बिलीव मी, रेफरल बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरी सीक्रेट ट्रिक रेफरल ही है। रेफरल मांगो एंड जॉब पे अप्लाई करो, बहुत इजीली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। रेफरल के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए? क्योंकि मतलब जैसे आपने कहा कि मैसेज से आपको मिला है सब कुछ, मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है, तो जैसे मेरे चैनल के लिए लोग मुझे मेल्स करते हैं कि आपकी थंबनेल्स अच्छी नहीं है तो मैंने आपके लिए थंबनेल बना दिया है। और ऑनेस्टली मतलब मैं झूठी बोल रही, वो मेरे थंबनेल से भी गंदे होते हैं, बट उनमें इतने वो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपके थंबनेल अच्छे नहीं है, ये आपके थंबनेल से अच्छा मैंने बना के आपको दिया है। तो ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए। जो हम पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसको ही तो मेल करेंगे ना, तो अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो फिर ये नेटवर्किंग भी काम नहीं आएगी। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आई एग्री विद यू 100%। अगर आप अपना रेज्यूमे सही से नहीं बनाया आपने, अगर आपका रेज्यूमे ही एकदम नॉट सिलेक्शन वर्दी है और आपने फिर रेफरल मांगा है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी। अगर मैं यहाँ पे, चलो आपको बताती हूँ, रेफरल अगर हम किसी भी कैंडिडेट को देते हैं तो हमारा टाइम लगता है, हमें 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं पूरे रेफरल में उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए और फिर रेफरल देने के लिए। अगर कोई कैंडिडेट मेरे को मैसेज कर रहा है और उसका रेज्यूमे ही गंदा है, तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, मुझे पता है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो रेफरल मांगने का भी सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपका रेज्यूमे सही से होना चाहिए, आप अच्छा मैसेज लिखो, जेनेरिक मैसेज मत लिखो। अब आप मानोगे नहीं, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरा नाम गलत लिख देते हैं। किसी इंसान ने, मैं जिनपैक्ट में काम करती हूँ, उसने मुझे डेलॉइट का रेफरल मांगा हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे प्रेशर्स आ जाते हैं। अगर आप ये गलती करोगे तो रेफरल मिलने के चांसेस 0 हो जाएंगे। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान रख के आपको रेफरल मांगना है, तब रेफरल जरूर मिलेगा, गारंटी है। ओके, एंड बिल्कुल मतलब एंड ही करते हैं पॉडकास्ट को। कोई वार्निंग आप देना चाहते हो जो भी इस करियर में आना चाहता है? वो ये सुन के आ रहे हैं कि भाई कोडिंग पसंद नहीं है तो इसमें आ जाओ, ये चाहिए, ट्रू, बट
हाँ, बट कुछ वार्निंग आप देना चाहते हो कि भाई इस वजह से मत आना इस करियर में, कि भाई यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजी है, इजी मनी टाइप्स है, उसमें आप हाँ, क्या एडवाइस दोगे आप उस चीज़ में? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अगर आप डेटा एनालिटिक्स में ना हो। मैं आपको अब यहाँ पे ये भी बता दूं, अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, 10-30% है इंग्लिश आपकी, तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इंग्लिश लगेगी। आप मीटिंग्स में भी इंग्लिश में ही बात करोगे, स्टेक होल्डर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ भी आपको प्रॉपर फुल इंग्लिश में बात करनी है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, अगर आपको ना कॉन्स्टेंटली सीखने का शौक नहीं है, इफ़ यू आर समवन के मेरे को इतना आता है और मैं इतना ही करूँगा, मुझे और चीज़ें नहीं करनी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी टीचर की जॉब ले लेते हैं स्कूल में, तो उनके पास एक फिक्स सिलेबस होता है, उनको वही पढ़ाना है हर साल। बट डेटा एनालिटिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको हर प्रोजेक्ट के साथ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सीनियर्स ने मुझे काम दे दिया था पावर BI मंथली अपडेट्स का, तो अपडेट्स आती हैं, मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं अपनी पूरी टीम को पढ़ाती हूँ। तो इफ़ यू आर समवन जिसको न्यू चीज़ें सीखने का शौक नहीं है, तो डेटा एनालिटिक्स बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, क्योंकि नई चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली सीखनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको टीम में काम करना पसंद नहीं है, अब जैसे कि आपने ये चारों स्किल्स पढ़ी, एक्सेल, SQL, पावर BI, पाइथन, तो आप कंपनी में जाके ना ये चारों स्किल्स पे एक साथ काम नहीं करते हो। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप 1 या 2 टूल ही पकड़ते हो, आपका सिर्फ उन पे ही काम होता है, आपके बाकी टीम मेंबर्स बाकी टूल्स पे काम करते हैं। तो अगर आप कंपनी में जाके कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे, आपको टीम में काम करना पसंद नहीं है, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, बेसिकली जो आपने कहा था, अगर आप इंट्रोवर्ट हो बहुत ही ज़्यादा, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो सोच समझ के आना, अगर थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो, फील्ड बहुत अच्छी है। ओके, एंड कोई यस। पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहते हो? ये तो वार्निंग टाइप्स हो गई कि भाई मत आना, हाँ, कोई जो इंटरेस्टेड है उनके लिए कोई फाइनल मैसेज या कोई सजेशन आप देना चाहते हो? फाइनल मैसेज मैं अपने तरफ से तो यही दूंगी, आप मेरे को देखो, मेरे चैनल को देख सकते हो। डेटा की फील्ड में बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बेस्ट चीज़ तो यही है कि अगर आपको डेटा एनालिटिक्स एंटर करके मज़ा नहीं आया, आप डेटा साइंस में जा सकते हो। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो बिजनेस की साइड ही जाना है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको बैकएंड पे रहना है, तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको ज़्यादा बात करनी नहीं पसंद, तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो। वहाँ पे आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको अपना काम करना होगा। तो यही मुझे डेटा एनालिटिक्स की ब्यूटीफुल चीज़ लगती है कि इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। आप एंटर तो करो, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, जो डोर्स खुलेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल। शुरू में थोड़ा डर लगेगा, लोगों ने अभी आपको पता है बहुत डर बना दिया है फील्ड में कि AI आ गया है, बहुत भीड़ है, बहुत चीज़ों का डर है, बहुत लोग नेगेटिव बोलेंगे। बिल्कुल मत सुनो, बी वेरी पॉजिटिव। जो डिसाइड कर लिया है डिसाइड कर लो और घुस जाओ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितने भी रिसोर्सेज की हमने बात करी है इस पॉडकास्ट में, यू कैन फाइंड देम इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू मानसी चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। अच्छा, हम कोलैबोरेट ही कर रहे हैं एक तरह से, थैंक यू, तो थैंक वहाँ यू। से हाँ, भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड और अगर इस करियर के बारे में जानना चाहते हो, तो मानसी ने तो पूरा डेडिकेट ही किया हुआ है इसके ऊपर, अपना पूरा निछावर किया हुआ है चैनल, तो वहाँ से तो आप बहुत सारे देख सकते हो। मेरे चैनल पर तो एक ही वीडियो है इसके ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच मानसी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा बात करने में, बहुत मुझे ज़्यादा, भी। थैंक यू सो मच। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।